नमस्कार। आज की खास मेहमान मुमताज़ पटेल जी हैं। मुमताज़ पटेल जी भारतीय राजनीति में उस परिवार से इनका संबंध है जो कि लगभग 3 दशक तक 4 दशक तक भारत की राजनीति को बहुत ही प्रभावी तरीके से दिशा और दशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। मुमताज़ जी स्वर्गीय श्री अहमद पटेल जी की बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, गांधी परिवार से इनके बहुत अच्छे आज भी रिश्ते हैं और जो भी देश में आंदोलन होते हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ या छात्रों के साथ हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, उन सभी आंदोलनों में मुमताज़ की बहुत ही सक्रिय भूमिका रहती है, भागीदारी रहती है। और आज सबसे पहले हम मुमताज़ को बधाई देते हैं कि जो आंदोलन ये लोग चला रहे थे, नीट में धांधली को लेके, परीक्षा पत्रों के लीक होने को लेके, उसके तहत आज इन लोगों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है। ये घटना मामूली नहीं है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में ये पहली घटना है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतना ज़्यादा अपने को असहाय महसूस कर रही थी छात्रों के आंदोलन के सामने, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाए जा रहे जन आक्रोश आंदोलन के सामने। और मुमताज़ ने पूरे 20 दिन उस धरना स्थल पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, उसमें इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। और यहीं से शुरुआत भी करते हैं कि क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार झुकेगी? क्योंकि पिछले 12 साल का जो मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी भी आंदोलन के सामने किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थे। बहुत बड़ी खबर जैसे ही मैं स्टूडियो में आई और मैंने सुनी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ी जीत है, पर ये बस एक शुरुआत है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल। जवाबदेही मांग रहे थे देश के बच्चे। आपने अभी जैसा कहा कि 12 वर्ष में पहली बार हमने इस तरह का इस्तीफ़ा देखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कभी झुकती नहीं है और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा अपने अना को देशवासियों से ऊपर रखा। तो बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन किया, खबर ये है कि सरकार झुकी। पिछले 2 दिन से जो आप रात में देख रहे हैं कि मोदी जी सेल्फी से रील बनाकर आ रहे हैं, तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जेन ज़ी हम कहते हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाए। आज तक हमने किसान आंदोलन देखा, हमने ये जो रेसलर्स थे इनका प्रोटेस्ट देखा, हमने कुछ वक्त पहले शाहीन बाग में प्रोटेस्ट देखा। ऐसे हमने बहुत सारे आंदोलन देखे और वो भी सब बहुत बड़े आंदोलन थे, लेकिन सरकार ने भय की राजनीति चूज़ करी। सरकार ने सांप्रदायिक एंगल लेकर उस तरह की राजनीति जैसे कि हमेशा करती है चूज़ करी। लेकिन ये एक अलग जनरेशन है जिससे डील कर रहे हैं। इस जेन ज़ी के शायद माँ बाप और उसके अबव जनरेशन जो था, उन्होंने भाजपा सरकार को इतनी बड़ी तादाद में वोट किया। लेकिन अब ये जो नया जनरेशन आया है, दे आर बियॉन्ड। आप अगर देखेंगे सड़क पे जब ये बच्चे उतरते हैं तो क्या स्लोगन कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सिंपल यही भय की राजनीति एंड कम्युनल डिसहार्मनी, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसी पे ये सरकार की नींव टिकी हुई थी। और आज जो ये रेजिग्नेशन हमने देखा है, इससे पता चलता है कि सरकार बैकफुट पे थी। सरकार भी डर गई। सरकार ने शायद अंडर एस्टिमेट किया इस जनरेशन को। सरकार ने सोचा बच्चे हैं संभाल लेंगे, जो लीडर्स हैं जो इनको लीड कर रहे हैं उनको संभाल लेंगे, क्योंकि हमेशा से मैनेजमेंट हो जाती है, किसी ना किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है।
बट जो मैंने ज़मीं पे देखा, मैं पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे गई, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैक कर रही हूँ, मेरे पास बच्चों से, देश भर के बच्चों से मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। जब वो देखते हैं मुझे साइट पर तो कहते हैं हमें अच्छा लगता है, हम भी आना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी के लिए या तो फिर मैं कहूँगी कांग्रेस के लिए या किसी के लिए कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, ना ही कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है कि कोई बाहर से इसको ड्राइव कर रहा है। ये इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, ये इनके अंदर का गुस्सा है, ये इनके अंदर की घबराहट है अपने भविष्य को लेकर। और आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ द पास्ट एंड दिस जनरेशन इज़ द फ्यूचर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें लगता है कि हमें भी इनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, यही हिंदुस्तान का भविष्य है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी पास्ट है और पास्ट कांट डिफीट फ्यूचर। एब्सोल्युटली अग्रीड। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और 100% सही स्टेटमेंट था। अच्छा मुमताज, मैं आपसे कैंडिड चाहता हूँ कन्फेशन। ये जो पूरा आंदोलन की जब ताना बाना बुना गया, शुरुआत हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिमार्क से, उसके बाद एक संगठन खड़ा हुआ सोशल मीडिया के जरिए। उस संगठन के बारे में डे वन से कहा जाने लगा कि उनका अफिलिएशन आम आदमी पार्टी से है और बाद में उनकी लॉयल्टी बीजेपी के भी साथ है, क्योंकि जिस तरह से उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ दिल्ली एयरपोर्ट से लेके और जंतर मंतर तक, ये अपने आप में एक अनहोनी घटना थी कि कोई भी इसके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अपने शासन प्रशासन में कि कोई दिल्ली आए एयरपोर्ट से, उसको पुलिस एस्कॉर्ट करके धरना स्थल पर ले जाए और वह एप्लीकेशन दे धरना पर बैठने के लिए, तुरंत उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, उसको परमिशन मिल जाए। तो इसलिए और आशंका तेज हो रही थी कि कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है या फ्रेंडली फाइट है सरकार, आम आदमी पार्टी और सीजेपी के बीच में। और शायद यही कारण था कि शुरू में कांग्रेस भी थोड़ा अपने को डिस्टेंस बना रही थी। आप तो डे वन से जुड़ी रही इस आंदोलन में, तो क्या आपको भरोसा था कि इस आंदोलन को बाद में आप लोग अपने ढंग से हाईजैक कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने फोल्ड में लेके चली जाएगी और अल्टीमेटली राहुल गांधी इसके मसीहा के रूप में उभरेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये सब मैं भी देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ। सवाल हम सबके मन में खड़े होते हैं। मैं अभिजीत दिपके जी के साथ भी मेरी काफ़ी बार मुलाकात हुई, क्योंकि मैं जंतर मंतर जाती थी, तो जाहिर है उन्होंने बहुत ही वार्मली वेलकम किया टू बी अ पार्ट ऑफ द आंदोलन। अगर आपने कांग्रेस पार्टी की भी बात करी, राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने से अगर हम देखेंगे तो ये नीट पेपर के जो इशू है उठाते आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, एक्सपोजे किया, छात्रों की गूंज आपने कोटा में देखा, आपने देहरादून में देखा। तो ये सब जो है बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं इसकी राजनीति में नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, मैं कैंडिड सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अगर जंतर मंतर गई, मैं सिर्फ ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखकर स्टूडेंट्स के लिए गई थी। मैं उस दिन प्रधानमंत्री आवास पे भी थी जब राहुल जी, प्रियंका जी इन लोगों को घसीट के आपने देखा जिस तरीके से लेकर गए। मैं सोनम वांगचुक जी को भी मिलने गई थी। मैं बच्चों के बीच में जंतर मंतर पे लगातार थी। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के संपर्क में हूँ वाया सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के समर्थन में थी और आगे भी जहाँ जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी। रही बात जो आपने कहा, हो सकता है, देखिए सरकार जो है उनको हमेशा एक डिवाइडेड ऑपोजिशन पसंद है, तो हो सकता है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया होगा या मिस कैलकुलेट किया होगा। उन्होंने अभिजीत को मौका दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि जब ये आपने सोशल मीडिया पे देखा जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी चीफ जस्टिस ने सबको कॉकरोच बोल दिया और एक तरीके का गुस्सा निकला सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। सरकार ने देखा होगा, सोचा कि आने दें, बैठने दे जंतर मंतर, उनको तो पता ही है जंतर मंतर से किस तरह खाली करवाना होता है कोई भी आंदोलन। तो वो उनके ट्राइड और टेस्टेड मेथड और फॉर्मूला
के तहत चल रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं कि वो जो A+B वाला फॉर्मूला है शायद बिगड़ जाएगा, और जो ये बच्चे हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से, जो बच्चे वहाँ पे थे वो अपना एक मकसद लेकर आए थे, उनको एक अम्ब्रेला मिला ज़रूर, उनको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जंतर मंतर पे सब बैठे हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से पूरा देश अब जुड़ रहा है, और सोशल मीडिया पे शुरुआत में शायद सरकार भी सोच रही होगी कि ये ट्रेंड है कि चलो ये मीम्स बन रहे हैं, बट ये जेनजी का लैंग्वेज ही ये है। आज मेरे भी जेनजी बच्चे हैं, कभी कभी जिस लैंग्वेज में ये बात करते हैं हमें समझ नहीं आता है, पर इनके आपस का जो पूरा सिस्टम है, इनको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कमेंट में क्या लिख रहे हैं, इनकी जो रील्स किस तरीके से ट्रेंड होती है, ये इनका एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि देश भर में फैल गया। तो आज इसीलिए आप मुंबई में देख रहे हैं, नासिक में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, तो अब देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो राइज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो मोदी सरकार का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था, किस तरीके से आंदोलन क्रश करते हैं, आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया इनके लिए। और आज जो आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन के बारे में सुना धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो मैंने वही कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जेन जी ने आखिरकार इस सरकार को झुका दिया। मैं फिर उसी विषय पर एक बार और थोड़ा चाहता हूं कि थोड़ा तफसील से बात हो जाए। सोनम वांगचुक को यही सरकार कुछ महीने पहले अरेस्ट करती है, और जितनी गंभीर आरोप हो सकते हैं, एंटी नेशनल से लेके और आर्थिक भ्रष्टाचार और सारे लगाए गए उनके ऊपर, और उनको कई हफ्ते जेल में रखा गया। फिर एक दिन यकायक उनको जेल से छोड़ दिया गया, और तमाम जांच एजेंसियां जो उनकी एनजीओ की और उनकी जांच कर रही थीं वो अचानक चुप हो गई। फिर कुछ हफ्ते बाद सोनम वांगचुक जी वहाँ से आते हैं दिल्ली, और बताया ये जा रहा है कि उसमें वहाँ के जो एलजी साहब थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सरकार और उनके बीच में बातचीत कराने में, और आके धरने पर बैठ जाते हैं। तो इसमें दो डायनेमिक्स है, एक डायनेमिक्स जो सरकार और वांगचुक जी के साथ चल रहा था, दूसरा डायनेमिक्स जो थ्रू आम आदमी पार्टी केजरीवाल और दीपके के जरिए चल रहा था, और ये दोनों में कहीं ना कहीं आपस में लिंक साफ साफ दिखाई दे रहा था। इन सिचुएशंस को देखते हुए आपकी पार्टी और राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटजी बनाई कि पहले तो खुद नहीं गए, आप लोगों वहाँ गए धरना स्थल पर, उसके बाद उन्होंने अचानक एक दिन पीएम रेजिडेंस का घेराव कर दिया। आम आदमी पार्टी बजाय कि उस मूवमेंट को सपोर्ट करे, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि मोदी से मिले हुए हैं और इसलिए मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप लोग उसके बाद भी जो आपकी एक स्ट्रेटजी थी उसी पर चलते रहे, आपकी पार्टी और राहुल गांधी, और आज फिर वो इस्तीफे के कुछ घंटे पहले धरना स्थल पर गए और उन प्रदर्शनकारियों से मिले, बच्चों से मिले जिनको के ऊपर मंच पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, दीपके ने नहीं दिया था, वो नीचे आमरण अनशन कर रहे थे, नेहा बोरा से लेके और बाकी बच्चे उनसे मिले। उन्होंने ये बात कही कि पास्ट कांट डिफीट फ्यूचर और दिस जनरेशन इज फ्यूचर और मोदी जी इज पास्ट। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्पॉन्टेनियस था स्ट्रेटजी, या कांग्रेस पार्टी तो इन मुद्दों को लेके 2022-23 से समय समय पर मूवमेंट चलाने की कोशिश करती रही, लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी और आप लोगों को मिला, चाहे वो कोटा का हो या देहरादून का हो या आगे और उनका शेड्यूल था, उससे एक कॉन्फिडेंस आया आप लोगों में और राहुल गांधी में कि नहीं, वी कैन विन। क्या था इसके पीछे थॉट? वी कैन विन with the people of India because we stand with the people of India। यही कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है कि हम सबके लिए हैं। तो जो आपने कहा, अभी मैंने भी कहा था कि कोटा में, देहरादून में आपने देखा छात्रों की गूंज में कितने बच्चे जुड़े, और ये सारे इश्यूज जो हैं राहुल जी रेगुलरली उठाते आए हैं। जो कोविड के वक्त की अगर आप बात कर लें, उसके बाद आप ये
एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम की बात कर ले, ये एथेनॉल क्राइसिस जो चल रहा है इसकी बात कर ले, हर इशू पे राहुल जी ने, हाँ एप्स्टीन फाइल, राहुल जी ने हमेशा वार्न किया है, राहुल जी ने हमेशा क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए सरकार की तो स्ट्रैटेजी रही है कि ऑपोजिशन को डिवाइड करके रखें। आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेरे व्यक्तिगत ख्याल रहे हैं, मैंने आई थिंक बहुत ही ओपनली पब्लिक फोरम में पिछले कुछ वर्षों से क्लियर कट बोलती आई हूँ। हो सकता है कि बैक एंड अंडरस्टैंडिंग या सरकार का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला सरकार अप्लाई कर रही होगी, आम आदमी पार्टी पे भी कर रही होगी, सीजेपी पे भी कर रही होगी, सोनम जी के साथ क्या बातचीत हुई हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। बट कांग्रेस पार्टी इस इशू को लेकर हमेशा से फर्म थी कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम आम जनता के साथ हैं। तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल से चाहती है कि देश बदले और देश का जो है भविष्य उज्जवल हो। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमेशा खड़े रहेंगे। पॉलिटिक्स वाला पार्ट खैर मुझे समझ नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि पीछे से बैक एंड अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट जो ये प्रेशर है कि किस तरीके से सरकार सेट करती है लोगों को, चाहे एजेंसियों के द्वारा करती है, चाहे उनके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो भी होती है, आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे सांसद पलटी खा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ये सारा एक फॉर्मूला चल रहा है डिलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए संसद में। ये एक ये रुख सही नहीं है, क्योंकि ये आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं फिर यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये आंदोलन सरकार was trying to go through a tried and tested formula कि हम संभाल लेंगे, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, जो उनका हमेशा का रहा है, क्योंकि कर चुके हैं मैनेज बार बार। और शायद उसी डर से सब चुप थे इतने वर्षों से। चाहे आप बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात कर ले, चाहे आप एजेंसीज़ की बात कर ले, चाहे आप मीडिया की बात कर ले। मैंने खुद नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में, जिस दिन ये मार्च भी था, संसद वाला मार्च, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा दिखी नहीं। वहाँ पे आप जंतर मंतर जाएंगे तो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, इंडिपेंडेंट मीडिया आपको दिखती है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, मीडिया के थ्रू सिर्फ सरकार की नैरेटिव आती है। और मैं ब्लेम नहीं करूँगी मीडिया को, क्योंकि प्रेशर इतना है, डर की राजनीति, डर से आप पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं ये डर मिट गया है, क्योंकि आपने जिस तरीके से ये जो बच्चों को देखा है बोलते हुए, आज मैं भी 2 बार सोचूंगी कुछ एक्सट्रीम बोलते हुए, पर इनको कोई डर नहीं रहा। आपने देखा होगा, हाँ, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट रहता ऐसा था नहीं है उनका। कि कोई मास्क पहन के बोल रहा है, कोई अपने फेस को ब्लर नहीं, अपने नाम से पोस्ट लिख रहे थे। इन लोगों को पता है कि फेशियल रिकग्निशन स्कैनिंग चल रही है जंतर मंतर पर। इनको मालूम है कि एक एक बच्चे की डिटेल अपने नाम से पोस्ट लिख रहे थे अपने उस पर। ये डरते नहीं है। इस बात से अब सरकार डरी है, क्योंकि सरकार ने पहली बार देखा है कि कोई डट के इनके सामने खड़ा हुआ है। ऑपोजिशन तो खड़ी रहती थी, ऑपोजिशन का मतलब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे मेन विपक्ष और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और इसका भी डर मोदी सरकार को है। तभी वो बार बार ऑपोजिशन को डिवाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक जो है उनका डिवीजन हो जाए। इस वजह से वो शायद, आम आदमी पार्टी है, थोड़ा दूसरों को पैम्पर करते रहते हैं कि अगर ऑपोजिशन वोट जो है डिवाइड हो जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है। बट 24/7 पॉलिटिक्स ही करते थे जी, और उनकी जो जीवन शैली थी हम सब ने देखा है बहुत नज़दीक से। न कभी लग्जरी गाड़ी से चलते थे, न बहुत ज़्यादा फौज सिक्योरिटी लेके चलते थे, न लाइमलाइट में रहते थे। यहाँ तक कि मीडिया से भी अपने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे, नहीं चाहते थे कि मीडिया में भी उनको ज़्यादा वो मिले। लेकिन जो काम वो करते थे वो काम रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन दोनों तरफ के लोग उनके उस माइंड गेम को बाद में समझ पाते थे जब रिजल्ट सामने आता जी। ये सच है कि आप उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थी और आप एक मर्यादा में रहती थी कि नहीं,
सामने नहीं रहना चाहिए। जी लेकिन घर के अंदर तो आप देखा करती थी ना कि किस तरह से लोग आते थे, सुबह 3 बजे, रात के 2 बजे, जी कई बार बिल्कुल 4 बजे, बिल्कुल और सभी दलों के लोग आते थे। जी और जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, वो भी उनके साथ एक ही टेबल पर बैठ के बात करते थे, जी और फिर घर से बाहर निकल के अलग अलग चले जाते थे। जी तो उसको देखते हुए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो पूरा गेम चल रहा था, जिसमें विवेक तनखा का नाम आ रहा है, जो आपके दल के राज्यसभा मेंबर हैं, जी दूसरी बार उनको पार्टी ने राज्यसभा दिया है, जी सोनम वांगचुक के वकील थे। जी बताया जा रहा है कि उन्होंने मीडिएशन का काम किया अमित शाह और सोनम वांगचुक के बीच में, जब वो जेल में थे तब भी, और इस आंदोलन को खत्म कराने में उनका आमरण अनशन भी विवेक तनखा का नाम आ रहा है। अब कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते। आपको क्या लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को समझने में, जानने में, या इन सारी चीज़ों को जानते हुए एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाने में राहुल गांधी इस बार कामयाब रहे? देखिए, अभी जो आपने कहा बैक रूम पॉलिटिक्स, बैक हैंड पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मैं 2 मिनट अपने पिता के बारे हाँ में हाँ। बोलना चाहती हूँ। तो उनका स्वभाव ही ऐसा था, वो बचपन से बहुत ही सिंपल और मीडिया शाय, कैमरा शाय पर्सन थे। हम लोगों को लगता था रॉन्ग मैन इन पॉलिटिक्स, लेकिन जो उनका दिमाग जैसे चलता था, बट वो गलत दिशा में नहीं चलता था। उनके पास, क्योंकि वो विनम्रता से बात करते थे, सॉफ्ट स्पोकन थे और बहुत इज्जत देते थे लोग उनको, तो शायद इसीलिए हमेशा ये सुनता कि हमने हमेशा ये सुना था कि नहीं, अहमद भाई को हम मना नहीं कर सकते। तो काफ़ी चीज़ें तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो था, लोग सुन लेते थे, मान लेते थे कि अच्छा अहमद भाई ने कहा है, चलो ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका पर्सनल एजेंडा नहीं होता था। अगर वो बैकरूम पॉलिटिक्स कर रहे थे तो पार्टी हित में या देश हित में ही हमेशा सोच के करते थे, उसमें उनका पर्सनल कोई एंगल नहीं रहता था। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने खुद ही कहा कितना सच कितना झूठ पता नहीं, क्योंकि आजकल तो क्या है कि एक छोटी सी सोशल मीडिया की न्यूज़ निकलती है और फिर वो वहाँ से मोस्टली आजकल खबर जो है ना ओपिनियन बेस्ड होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किसका ओपिनियन मान लें। डिबेट कल्चर है तो न्यूज़ तो रहा नहीं कि हेडलाइंस और 1 2 3 जो न्यूज़ आती है, आजकल तो हर चीज़ पे डिबेट होता है और एंड ऑफ द डिबेट टॉपिक क्या होता है वही हमें पता नहीं होता। तो क्या नैरेटिव है, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं, बट 100% इस पूरी प्रक्रिया में पिछले काफ़ी दिनों से बैकरूम पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन सब चल रहा होगा, इसमें तो कोई डिनायल है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आई थिंक वेट एंड वॉच सिचुएशन था। देखिए, नीयत तो राहुल जी की हमेशा से क्लियर थी, साफ थी, इस इशू को रेज कर रहे थे, बट आगे जाके जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी कि भाई प्रोटेस्ट में जाना नहीं जाना, या फिर जैसे हमने देखा एकदम सडनली प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंच गए, हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्लान था कि इम्प्रॉम्प्टू था। एंड इस वक्त आई थिंक एज अ कांग्रेस मेंबर या फिर एज अ स्पेक्टेटर ऑल्सो, हम लोग सब यही देख रहे थे कि वेट एंड वॉच। तो आई थिंक एवरी डे इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट हम लोगों की तरफ से कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो पा रही कि नहीं हो पा रही। कल तक हमें लग रहा था, न्यूज़ में आ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, राइट? यही अंडरस्टैंडिंग नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी गए थे, तो ये हाँ यही कर रहे थे। यही सोनम जी ने भी शायद अस्पताल से कहा कि भाई सिर्फ रेजिग्नेशन ज़रूरी नहीं है, एक पॉलिसी चेंज करनी है। बट आज देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन कर दिया। तो बैकरूम क्या चल रहा है, आई डोंट थिंक मैं उतना इनटू द सिस्टम हूँ टू कमेंट, बट जो भी हो रहा है इस वक्त अच्छा हो रहा है और एक उम्मीद हम सब में जाग रही है कि वक्त बदल रहा है। मुमताज जी, अहमद पटेल साहब को भारतीय राजनीति में लोग एपी के नाम से एड्रेस करते थे, खासतौर से अपने लुटियन जोन दिल्ली की उसमें। और जैसे कि आपने कहा कि उनका सभी दलों से अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस थे, और यही कारण है कि वो रिस्पेक्ट अर्न करते थे। तो सब लोग उसको उसी नज़र से देखते थे, उनके किसी भी कही हुई बात को।
शायद यही कारण है उनकी पर्सनालिटी का, जो कि उनके ऊपर कांग्रेस का एक धड़ा ये हमेशा से आरोप लगाता रहा कि अहमद भाई कांग्रेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट न करके उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर थे, तो नरेंद्र मोदी जी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो ये उनकी पर्सनालिटी थी, उसका एक हम कह सकते हैं कि आयरनी थी कि उनके ऊपर इस तरह के भी आरोप लगते थे, और कांग्रेस के अंदर लगते थे, बाहर से नहीं लगते थे, कांग्रेस के अंदर के लोग लगाते थे। तो डिट्रैक्टर्स होते हैं अपनी पार्टी के अंदर ही। अब उसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नुकसान आपको भी होता है। जब आप राजनीति में सक्रिय हैं तो कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर से ही कि आपको मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर रखा जाए, या हम डायरेक्टली कहें तो गांधी फैमिली से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि गांधी फैमिली और आपके बीच में तो बड़ा ही बहुत ही अंतरंग रिश्ता रहा है आपके परिवार का। तो इसको आप कैसे ओवरकम कर पा रही हैं? क्योंकि जब गुजरात में चुनाव होता है तब आपको टिकट नहीं मिलती है, जब नेशनल लेवल पर कोई जिम्मेदारी मिलने की बात होती है तो वहाँ भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, परिवार कभी आपको डिसओन भी नहीं करता है, लेकिन उस तरह से ओन भी नहीं कर रहा है जैसे बाकी लोग परिवार का नेम ड्रॉपिंग करके अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो हाउ यू आर फेसिंग सच चैलेंज? आई थिंक कांग्रेस पार्टी में परिवार को छोड़ के जितने भी लोग हैं, शायद कोई किसी को भी परिवार के पास आने नहीं देगा। एक इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है। पता नहीं मेरा यहाँ बोलना सही है कि गलत है, बट फिर ये बात तो सबको पता ही है। पर मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जब एक संघर्ष राहुल जी कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, हमने पिछले 12 साल में देखा कि क्या हालात रहे हैं। तो ये वक्त है कि हम सबको अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को साइड में रख के साथ आना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। पार्टी जब पावर में आ जाएगी तो लड़ लेना जितना लड़ना है, लेकिन इस वक्त जो है एक दूसरे को समर्थन करके, एक दूसरे को अपलिफ्ट करके हम सबको मिलके राहुल जी का समर्थन करना चाहिए। तो इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन मैं समझना नहीं चाहती, क्योंकि बोलना नहीं चाहती। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपनी जो एनर्जी है ना, इस तरह की पॉलिटिक्स में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने आप को वेस्ट कर दूं ये देखने में कि उसने मेरे साथ क्या किया, या मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, या मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूं, तो शायद जो मैं करना चाहती हूँ लोगों के लिए वो नहीं कर पाऊंगी। आज अगर मुझे बच्चों के साथ समर्थन में खड़े रहना है, अगर मैं ये दिमाग लगाना शुरू कर दूं कि किसको क्या अच्छा लगा नहीं लगा, या किसने मेरे बारे में क्या चुगली कर दी परिवार को, तो मैं जो करना चाहती हूँ और सही जो करना चाहती हूँ नहीं कर पाऊंगी। तो मैं व्यक्तिगत तरीके से आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स। आई वुड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग बेटर। मेरा समर्थन राहुल गांधी जी को है, कांग्रेस पार्टी को है। मैं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी मजबूत हो, क्योंकि यही एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो देश हित में सोचती है और जो आगे जाके देश को फिर से संभाल सकती, जैसा कि 70 साल संभाला। आज जो देश के हालात है, शायद जो भी वापस आएगा पावर में, अगर ये सरकार गई, जैसे कि राहुल जी ने कहा नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, जिस हालात में हम देश को इनहेरिट करेंगे, शायद अंग्रेज जैसे छोड़ के गए थे उससे भी बुरा हाल है इस वक्त देश का। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जो भी आगे जाके सत्ता में आएगा। तो इस वक्त आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होके मजबूत हों, ताकि हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आखिरी सवाल एक मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। राहुल गांधी के डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन और उनका जो फॉरवर्ड प्लानिंग है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो बाकी कोर इश्यूज हैं देश के सामने, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में भी की थी, कि चाहे एथनॉल पॉलिसी हो, एप्स्टीन फाइल हो, और भी तमाम
क्रूशियल इशूज हैं, वीकनिंग रूपी इकोनॉमी, इकोनॉमी है, किसानों जीएसटी, के इशूज जो हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल। इसको कांग्रेस महिला पार्टी- सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इसको कांग्रेस पार्टी और मुखर तरीके से और आक्रामक तरीके से संसद के इस सत्र में और आने वाले दिनों में उठाएगी। कांग्रेस पार्टी बार बार ये सारे इश्यूज उठाना चाहती है। ऑपोजिशन पे, विपक्ष पे, कांग्रेस पे आरोप लगता है कि सदन चलने नहीं देते। कल भी आपने देखा, जैसी सदन में एजुकेशन पॉलिसी पे बात उठाई, 1 मिनट में अडजर्न हो गया। तो ये अडजर्नमेंट तो स्पीकर ही करते हैं ना। तो लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के बाहर देखेंगे, जितने भी मीडिया खड़ी है, कभी भी किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। सारे सवाल विपक्ष को ही पूछते हैं। राहुल जी को पूछ लेंगे, प्रियंका जी को पूछेंगे, पीछे लगे रहेंगे। हम जैसे लोगों को भी जब सवाल पूछा जाता है, रिपीट मोड में घुमा घुमा के कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे ही सवाल पूछा जाता है। हम लोग बोलते हैं भाई वो प्रधानमंत्री नहीं है, आप सरकार से सवाल पूछिए। सरकार के रिलेटेड सवाल बार बार विपक्ष को पूछा जाता है। तो सिंसियरिटी तो है, स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे हमेशा हर स्टेज पे, हर माध्यम से रोक दिया जाता है। पर जैसा कि अभी मैंने कहा, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है। तो होपफुली दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द पास्ट, फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।